नमस्कार, स्वागत है ताजा मेल न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट की सच्चाई, वो सच्चाई जो अक्सर शोर में दबा दी जाती है, लेकिन जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग को तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीती रात जो हुआ है उसने इस पूरे संघर्ष को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा बहुस्तरीय संघर्ष बनता जा रहा है जिसमें एक साथ कई देश, कई हित और कई रणनीतियां शामिल हो चुकी हैं। बीती रात ईरान ने जिस तरह का समन्वित हमला किया है, वह इस पूरे संघर्ष में अब तक का सबसे व्यापक और संगठित कदम माना जा रहा है। यह बात सिर्फ स्थानीय रिपोर्ट्स ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जजीरा की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स में भी सामने आई है कि संघर्ष अब मल्टी थिएटर एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ दिनों में ईरान को लगातार झटके लगे, उसके कई शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया, उसके पावर प्लांट्स पर हमले हुए और उसकी गैस सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचाया गया। ऊर्जा ढांचे पर हमला किसी भी देश के लिए सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं होता, यह उसकी आर्थिक रीढ़ पर वार होता है। इन्हीं घटनाओं के बाद ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अब जो कुछ बीती रात हुआ वह उसी रणनीति का विस्तार प्रतीत होता है। ईरान ने एक साथ कई देशों को निशाना बनाया, सऊदी अरब, कतर, यूएई और इजराइल। कतर का एलएनजी प्लांट प्रभावित हुआ, जिसे दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यात केंद्रों में गिना जाता है। यूएई की हबशान गैस फैसिलिटी को बंद करना पड़ा और ओपार्थर के दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यात केंद्रों में गिना जाता है। जबकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हालांकि आधिकारिक बयान नुकसान को सीमित बताते हैं, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता और ऊर्जा बाजारों पर इसका असर साफ दिखने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं है, ये एनर्जी वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसमें विरोधी की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाता है। इधर इजराइल के अंदर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। तेल अवीव में पूरी रात सायरन बजते रहे, मिसाइलें आसमान में आती रहीं और कई इलाकों में आग लगने की खबरें सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं, जिससे नुकसान का दायरा काफी बढ़ जाता है। नेवातिम एयरबेस, जो इजराइल की एयरफोर्स का एक अहम केंद्र है, उसे भी निशाना बनाया गया। हालांकि वहां हुए वास्तविक नुकसान की पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन यह संकेत जरूर मिलता है कि ईरान अब केवल प्रतीकात्मक हमलों तक सीमित नहीं रहना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान यह सब कैसे कर पा रहा है, जबकि उसके कई शीर्ष नेताओं को हाल ही में निशाना बनाया गया है। इसी बीच एक संदेश सामने आता है जिसमें मोइटाबा खामेनेई के नाम से कहा गया कि हर खून की कीमत चुकानी होगी। यह संदेश सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि ईरान के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया अभी भी सक्रिय है और कमान पूरी तरह बिखरी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की भूमिका भी अब पहले से ज्यादा जटिल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली इजराइल को यह सलाह दे रहे हैं कि ईरान के ऑयल, गैस और पावर फैसिलिटीज को निशाना न बनाया जाए। इसका कारण यह है कि हर जवाबी हमला इस संघर्ष को और ज्यादा देशों तक फैला सकता है और खाड़ी क्षेत्र में
ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह टकराव ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच गया तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तेल और गैस की कीमतों में उछाल, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव, ये सभी संभावित परिणाम हैं। खाड़ी देशों के अंदर भी स्थिति सामान्य नहीं है। कतर और यूएई ने अपने यहां रह रहे ईरानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ संस्थानों को बंद किया गया है, कर्मचारियों को हटाया गया है और लोगों को देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी सैन्य गतिविधि या हमले से जुड़ी तस्वीर या वीडियो साझा न करें। यह इस बात का संकेत है कि अंदरूनी हालात जितने दिखाए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। फिलिस्तीन मस्जिद अल अक्सा, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, पूरे रमजान के दौरान बंद रही। तरावीह नहीं हुई और अब खबर है कि ईद की नमाज भी मस्जिद के बाहर अदा की जाएगी। 1967 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। यह केवल धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उस व्यापक असंतुलन और तनाव का प्रतीक है जो इस पूरे क्षेत्र में गहराता जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि यह जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच का टकराव नहीं रह गई है। यह एक बहुदेशीय संघर्ष में बदल चुकी है, जिसमें सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्तर शामिल हैं। ईरान का एक साथ कई देशों को निशाना बनाना, ऊर्जा ढांचे पर हमले और उसके जवाब में वैश्विक शक्तियों की रणनीतियां, ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, सवाल ये है कि ये संघर्ष आखिर कहां जाकर रुकेगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा।